नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी किसी एक विशिष्ट हस्ती से परिचय कराते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अभी तक जो कुछ किया, क्या वो यही करना चाहते थे। अब वो जिम्मेदारी जो उनके पास है उसमें वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचा था, क्या किया, क्या बनेंगे और क्या बने। तो चलिए, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी साहब से। रफत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जिम्मेदारी है आपके पास, नई जिम्मेदारी है। वैसे संगठन में तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या तैयारी है, कैसे करेंगे इस जिम्मेदारी को पूरा, क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इससे पहले भी मैं इसमें लगातार 2 बार महामंत्री रहा हूं। हमारा प्रयास है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं समझता हूं उन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग को ही हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए मानता हूं कि कांग्रेस की ही एक कमेटी कहती है कि पूरे प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर मुसलमान ही सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसी की बेहाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं गरीबों को ही टारगेट करके बनाई गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक आपका लाभ पहुंचे, तो आज मैं समझता हूं कि अंतिम व्यक्ति ही की जो परिभाषा में आता है वो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग ही आता है। तो सारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है और हम अपने मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको योजनाओं का और लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। कब तक गठित कर रहे हैं कार्यकारिणी? कार्यकारिणी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं समझ रहा हूं कि मैं प्रदेश का एक बार भ्रमण कर लूं, दौरा कर लूं, उसके बाद अच्छे लोगों को आगे लाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने जी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जी। अल्पसंख्यकों का जो बड़ा वर्ग है, जिससे मुस्लिम वर्ग से आप आते हैं, क्रिश्चियन और भी अन्य जो वर्ग हैं, और जाहिर है मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की अल्पसंख्यक वर्ग में अगर जिक्र करें तो मुस्लिमों की संख्या अधिक। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा प्रधानमंत्री बार बार एहसास कराते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर इन चीज़ों को लेकर बहुत चुनौती है आपके सामने। कैसे विश्वास बढ़ाएंगे आप उनका? इसलिए कि एक पूरी तरह से एक माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका मातृ संगठन जो है, वो उसका अल्पसंख्यकों के प्रति एक व्यवहार वैसा नहीं है जैसा अन्य राजनीतिक दलों का है। नहीं, मैं इस बात को मैं तो नहीं समझता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे विरोधी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोधी दल हैं, वो मुसलमानों की बात तो करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो गठन ही 1980 में हुआ है और पावर में पूरी तरीके से पावर में आए हुए उसको 10-1 साल ही हुए हैं। तो मैं तो उल्टा सवाल इनसे करता हूं कि आपकी दुर्दशा फिर इतनी कैसे हुई? आप इतनी समस्याओं से कैसे गिर गए? आपके संग जो समस्याएं हैं, क्या वो 1980 के बाद पैदा हुई या 2000 के बाद पैदा हुई या 2014 के बाद पैदा हुई? तो जब भारतीय जनता पार्टी इतनी पावर में ही नहीं थी, जो सरकारें पावर में रहीं, जिन सरकारों ने आपको धोखा देकर आपका वोट बटोरा और अपनी हुकूमतें और सरकारें चलाईं, तो ये सवाल उनसे बनता है। भारतीय जनता पार्टी को तो सांप्रदायिकता के नाम पर मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी ध्येय के साथ और इसी ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। और वो ऐसी कोई योजना नहीं बनाती जो तुष्टीकरण का उस पर टैग लगे, जो बरसों बरस तक कांग्रेस ने किया है। कि मैं
किसी भी योजना का नाम मुसलमान पर रख दूं, लेकिन उस योजना का लाभ उस तक कभी पहुंचा ही नहीं। हमारी जितनी भी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजना है या केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, उसका सीधा लाभ हमारी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। 80 भारतीय जनता पार्टी का विचार 80 का तो है। उससे पहले जनसंघ थी, संघ तो आज़ादी के पहले से है। कि ये एक नाम बदल गया, लेकिन थे तो नेता वही सारे हैं। और कोई 80 से नहीं, 80 से पहले भी सरकारों में भागीदारियां रही हैं। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार रही है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी से नेता बने। तो ये कहकर के 80 के पहले आपका कोई काम ही नहीं था, ऐसा तो है। 80 के पहले भी आप थे, 80 के बाद भी हैं, और आने वाला वक्त भी आपका ही नज़र आता है बहुत हद तक। तो ऐसे समय में ये जो तुष्टीकरण है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तुष्टीकरण क्या सिर्फ एक वर्ग का नहीं होना चाहिए? बाकी सारे लोगों के वर्ग की खुशी, उनको जो पसंद है उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही उनकी तरफ बढ़ाए हुए एक भी कदम तुष्टीकरण कहलाए? तुष्टीकरण हम इसलिए कह रहे हैं कि इनने धोखा देकर और उनका वोट हासिल किया। तुष्टीकरण हम इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हित नहीं किया। इसी को हम अपनी भाषा में तुष्टीकरण कहते हैं कि हित करना नहीं है, धोखा देना है और टैग लगा देना है, और लेकिन आपका कोई लाभ नहीं पहुंचना चाहिए आपके साथ। तो इसको हम तुष्टीकरण बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तुष्टीकरण की नीति से बिल्कुल दूर है और वो इससे परे रहना चाहती है, लेकिन लाभ पूरा पहुंचाना चाहती है। तो एक भी योजना ऐसी बताइए जिसमें मुसलमानों को लाभ ना मिल रहा हो। मैं मुकदमों का जिक्र कर रहा था। क्या पूरे के पूरे एक ही वर्ग के लोग ही इस तरह की चीज़ों में शामिल थे, वही आरोपी हैं, बाकी कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति आरोपी नहीं हुआ? ये तो सवाल है मेरा सवाल ये कतई नहीं है कि ये शादी या ये प्रलोभन और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ही वर्ग का व्यक्ति, जितने भी आरोपी बने सिर्फ उसी वर्ग के व्यक्ति बने जो बार बार जिसके बारे में आप पर आपकी जो आईटी सेल है या इस तरह के जो संगठन है उसको बार बार यही इल्ज़ाम लगाया कि वो एक ही वर्ग को टारगेट करते, टॉप टू बॉटम। दूसरे वर्ग ने अगर ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से कानून अपना उनके साथ भी काम करेगा। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूं मैं? मेरे को उत्तर प्रदेश की नहीं मालूम, मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए जी उसको आप दरियाफ्त कर लीजिए। यदि एक बहुत मीडिया की बहुत सुर्खियों में रहा ये, कोई मुस्लिम लड़की ने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली तो उसे घर वापसी कहा गया और उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। कानून सबके के लिए समान रूप से उसे सुरक्षा भी दे दी गई कि उसे धमकाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, उसे सुरक्षा भी दे दी गई। लेकिन बाकी उलट यही वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये इससे आप अपनी पार्टी के फोरम पर इन चीज़ों को रखना चाहेंगे कि और पारदर्शिता होनी चाहिए ऐसी तरह की? नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए और मुझे लगता है पारदर्शिता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम शख्स से शादी करती है तो जब तक वो लड़की उसके खिलाफ नहीं बोलेगी तो कानून अपना काम कैसे करेगा? तो मैं समझता हूं जो आप मुस्लिमों के बारे में बता रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू बेटी ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है, तो जब वो खिलाफ बोलेगी उसके तभी तो मुकदमा दर्ज होगा। कानून उसके बिना व्याप पे कैसे मुकदमा दर्ज कर लेगा? एक सवाल मैंने आपसे किया था कि ये कानून ऐसा क्यों लगता है कि किसी एक वर्ग को टारगेट करेगा? ये कानून सभी के लिए है, इसमें मुल्ला भी हैं और पुजारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कानून सबके लिए समान बनाया है, धोखा देकर झूठ बोलकर जो शादी करेगा या कोई भी संस्था इसको कराएगी, उसके साथ पूरी पारदर्शिता के साथ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लव जिहाद कहा जाता है, जब लव जिहाद जैसे जिक्र आता है तो सिर्फ
मुसलमानों की तरफ ही ध्यान जाता है इससे। लव जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप मीडिया वालों की देन है ये लव जिहाद को पूरे देश में प्रचारित करने का। मतलब उसके लिए जिम्मेदार है हाँ। चलिए चलिए एक बार लौटते हैं आप पर। अभी तो आपके जो कामकाज थे उसका जिक्र कर रहे थे, आप पर लौटते हैं। जाहिर है जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, आरएसएस इसकी तरफ कोई मुस्लिम व्यक्ति बढ़ता है तो समाज में बहुत तरह के सवाल होते हैं, उसके सामने बहुत चुनौतियां भी होती हैं। तो ये आपने क्यों चुना? क्या चुनौतियां आई थी कुछ? नहीं, हमारे साथ कभी इस टाइप की कोई चुनौती नहीं रही, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई आपातकाल या उनके द्वारा जो तानाशाह राजनीति की शुरुआत हुई थी उसके लिए, उसके विरोध में वो खड़े हुए। 1975 में उनको भोपाल सेंट्रल जेल में आपातकाल में निरुद्ध किया गया और मेरे वालिद का इंतकाल पूरे 19 महीने बाद 27 दिसंबर 1976 को इसी भोपाल सेंट्रल जेल में हो गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आरिफ बेग साहब की जयंती के अवसर पर ये सारी चीज़ें बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी के साथ ही निरुद्ध थे, तो उनने बताया कि जब हशमत वारसी साहब बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो पूरी जेल चिल्लाती रही कि इनको अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये लोग लेकर नहीं गए और उनकी वहीं जान चली गई। तो मुझे तो आप ये कह सकते हैं कि खानदानी रूप से मैं भाजपाई हूँ, तो मेरे सामने अभी ऐसी कोई चुनौती नहीं है। मैं तो ये और कहता हूँ कि स्वीकारता बढ़ी है मेरी। तो आप अल्पसंख्यक मोर्चे ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभी मैं अपने गृहनगर गया तो आप ये देखिए कि मैं तो कायल हूँ अपने शहर का। पलक पावड़े बिछाकर हजारों जन सैलाब ने मेरा स्वागत किया, तो मेरे को तो स्वीकार कर रहे हैं लोग। पिता का जिक्र कर रहे थे आप जी। हशमत वारसी साहब जेल में निरुद्ध थे और उसी समय उनका इंतकाल हुआ। उस समय आप बहुत छोटे रहे होंगे। बिल्कुल। कैसे हो उन जिम्मेदारियों को पूरा किया, फिर सियासत में ही आना है, ऐसा कैसे सोचा? अब सियासत में आना है ये तो शायद सोच समझ के कुछ नहीं होता, लेकिन डीएनए होता है, खून बोलता है। तो ये मान लीजिए कि इस कारण हम सियासत में आए कि माहौल ही हमने वही देखा। हमारे पिता के इंतकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरीके का मुझे प्यार दुलार दिया, तो मैं राजनीति से दूर ही नहीं रहा। मैं बहुत सारी हमारी ऐसी पारिवारिक बातें हैं कि मैं तो साहब बड़ा गौरवान्वित होकर उन बातों की गाथा सुनाऊं ना तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऐसा परिवार है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक पेंशन दे रही है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे साहब, उनने एहसास ही नहीं होने दिया कि हमको किसी चीज की कमी है। इतना ज्यादा प्यार देते थे, इतना ज्यादा लाड़ करते थे, हर चीज की चिंता करते थे। तो मेरा तो बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है भारतीय जनता पार्टी से। बचपन में पिता रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई उस दौर में क्या सोचते थे, क्या बनना है? मैं यही तो कह रहा हूं कि पापा का इंतकाल के बाद उनकी बरसी मनाई जाती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतृत्व था वो वहाँ जाया करता था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों, माननीय राजमाता साहब हों, कुशाभाऊ ठाकरे साहब हों, आदरणीय हमारे माननीय कल मुख्यमंत्री जी भी कल किस्से बहुत सारे सुना रहे थे। तो वो बचपन से ही मेरा अटैचमेंट रहा ना, बचपन से मिलता जुलता रहा, क्योंकि वो फिक्र रखते थे। तो जब ठाकरे जी दुनिया में थे तो अक्सर मेरा दिल्ली आना जाना होता था, अक्सर 2-2 4-4 दिन रुक जाता था। तो वो पूरा माहौल देखा तो इसकी ओर आगे बढ़ गए। परिवार में और लोग क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं? नहीं, परिवार में मेरा माँ है और मैं एक ही औलाद हूँ अपनी माँ बाप की। तो अब मेरी पत्नी है, बच्चे हैं,
तो वो तो उसी माहौल में ढले हुए हैं। अच्छा, माँ मेरी पहले से डली हुई है, उनने तो कभी रोक टोक नहीं की, और आगे उनका बड़ी ख्वाहिशें रही कि मैं और आगे जाऊं। मैं परिवार खानदान होता है एक व्यक्ति का, बहुत बड़ा सा खानदान। बाकी लोग किस तरह से सोचते थे जब आप इस तरफ बढ़ रहे थे? बाकी लोग क्या सोचते थे, उनका क्या? बाकी लोग तो क्या, हमारे वालिद साहब का भिंड में बड़ा नाम था। हम लोग एक्चुअल में मूल रूप से भिंड के रहने वाले हैं। सन 90 में मैं श्योपुर चला गया था। तो पिता का, मेरी का वहाँ इतना बड़ा नाम है कि आप किसी भी इंसान से वहाँ पूछेंगे तो वो उनकी पूरी राजनीतिक गाथा सुना देगा। तो वो पूरा खानदान भी उसी माहौल में ढला हुआ है। चूंकि इतनी कम उम्र में एक होनहार शख्स की, जो पता नहीं आज जिंदा होते तो राजनीति के किस मुकाम पर होते, बहुत ऊंचाइयों पर होते, तो उनका एक ऐसा लाल चला गया, तो वो इमोशनली रूप से भी कांग्रेस से उनकी एक दूरी है। उस दौर में क्या करते थे पिता? अब मेरे को तो लोगों से सुनने को मिला, वो बड़े क्रांतिकारी टाइप के और बहुत अच्छे वक्ता लोग बताते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक बार मीसाबंदियों का सम्मान किया सीएम हाउस में, तो मेरी माँ का उनने वहाँ सम्मान किया। तो जैसे ही वहाँ मीसाबंदी जो लोग बैठे हुए थे, उनको जैसे ही पता लगा कि मैं हशमत वारसी का बेटा हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत से घेर लिया और सब एक एक किस्सा सुनाने को आतुर थे कि बेटा एक किस्सा तो सुन जा अपने पिता का। तो एक ऐसे ही बुजुर्ग थे, तो वो इतनी जिद कर गए कि एक किस्सा सुन जा, तो आपको पापा की, मेरे पिता की, मैं वो पता लग जाएगा कि वो किस। तो उन्होंने बताया कि एक रात के 2-2:30 बजे मेरे घर की कुंडी खटक रही, और गर्मियों के दिन थे, मैं और मेरी पत्नी ऊपर सो रहे थे। तो मेरी पत्नी की आवाज़ गई, तो उन्होंने रात को उस गेट को खोला तो सामने एक व्यक्ति फटे फटाए कपड़े पहने खड़ा। तो उन्होंने कहा, कहो अपने भदौरिया जी से कि हशमत आए हैं। तो कह रहे, जैसे ही हमारी पत्नी ने बताया तो हम फट से नीचे गए, तो हशमत के कपड़े फट रहे और आते ही बोले कि खाना खाऊंगा। तो हमारी पत्नी ने खाना बनाया रात को ही, और फिर बोले कि अभी मुझे गोवा जाना है, कोई गोवा में भी कोई आंदोलन चल रहा था। तो मैंने कहा, हशमत तुम वहां कहां से रहे हो? कहने लगे, सागर आंदोलन से आ रहे हैं, पुलिस ने मारपीट की है तो मेरे कपड़े फट गए हैं। तो बड़े आंदोलनकारी टाइप के शख्स थे, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो उनके किस्से सुनाते हैं, उससे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई वाकया सुनाना चाहेंगे? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दूरी के बारे में भी बता दूं। लोग कहते हैं ना मुसलमानों की दूरी। कल माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब स्टेज से ये किस्सा सुना रहे थे कि आरिफ बेग साहब, सुबह की अजान से हम लोगों की आंख खुलती थी। तो आरिफ बेग साहब की अजान, उसके बाद आर्य समाज की प्रार्थना, उसके बाद गीता का पाठ। तो ये बताता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आरिफ बेग साहब भी एक किस्सा बताते थे कि तेरे वालिद को मैंने ही कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया, और पूरा कुरान उन्होंने 19 महीने में जेल में ही पूरा किया। तो माननीय स्वर्गीय ठाकरे जी भी तमाम किस्से सुनाया करते थे, स्वर्गीय राजमाता साहब भी बहुत किस्से सुनाया करती थी, स्वर्गीय कैलाश जोशी साहब की धर्मपत्नी भी, हम एक बार अपनी माँ को लेकर गए थे, तो उनने भी मेरे को बहुत सारे किस्से मेरे वालिद के सुनाए। तो बहुत सारे किस्से हैं उनके। तो वो जो वालिद की याद है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ये जिम्मेदारी दी गई, और अब जिम्मेदारी बड़ी है। उस पार्टी के लिए भी बहुत कुछ करना है जिसने इतना मौका, इतना वक्त दिया, इतना सम्मान दिया, इतना ध्यान दिया, और उस वर्ग के लिए भी करना है। इसलिए कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस को वोट करते हैं, उनका विश्वास बढ़ाना है। इसको लेकर आपने कोई कार्य योजना बनाई, मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई,
कोई ऐसी चीज़ें हुई जिससे उस वर्ग के का एक विश्वास और ज़्यादा बढ़े? मैं समझता हूं कि मोर्चे के माध्यम से ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जिस जिले के वो हैं वहाँ उनकी नेतृत्व क्षमताएं हैं, लोग उन पर भी विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये दूरी मिट सकती है। जैसे मैं बार बार अपने गृह जिले की बात कर रहा हूँ कि जब मैं प्रथम नगरागमन पर पहुंचा तो वह पूरे जिले में बड़ी हलचल मची हुई है। कांग्रेस बड़ी सत्ते में है, वहाँ कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस बची नहीं थी, सारे कांग्रेसी स्वागत में आ गए। तो आपके अंदर भी नेतृत्व क्षमताएं होंगी ना, तो आप पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक अपनी क्षमताओं को उभारिए, आगे बढ़िए, तो जाहिर है एक मौका भी मिलेगा और पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। और अब आप इस पर ये जिम्मेदारी आपको मिली है, आप इस पर और आगे बढ़ेंगे। वक्फ संपत्ति, इसके अलावा अन्य कई तरह के अल्पसंख्यकों के मामले, कई अल्पसंख्यक आयोग, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें जिसको लेकर एक बेहतर कानून होना चाहिए। और अदालत कानून तो बहुत से हैं, उनका इम्प्लीमेशन उस तरह से नहीं होता है। इस दिशा में भी कुछ आपने विचार किया? वक्फ संपत्ति के लिए तो निश्चित रूप से मैं चिंतित हूँ और इसके लिए अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों पे कब्जे किसके हैं, वक्फ संपत्तियों की बिक्री किसने की, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार आज तक किसने बढ़ाया, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस पे तो काम होना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा इस पर अच्छा काम हो। लंबे समय से मध्य प्रदेश में तो सरकार नहीं, जाहिर है वक्फ के कंट्रोल भी, अधिकार भी सरकार का होता है, बहुत हद तक निगरानी होती है। और जब ये सब तरह की चीज़ें हो रही हैं और कानून भी बहुत से बने अलग अलग समय पर, तो उस पर कुछ सख्ती होनी चाहिए। और दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग, उसके जो अधिकार हैं या उसकी जो एक धाक या धमक होनी चाहिए, उसकी दिशा में भी कुछ काम किए जाने की जरूरत है। कभी ऐसा महसूस किया? मेरी अपनी समझ है, धाक किसी भी पद की अगर होती है तो मैं समझता हूँ व्यक्ति से होती है। तो कुछ व्यक्तित्व अपना खुद का भी होना चाहिए, उस व्यक्तित्व से भी पद की शोभा बढ़ती है। व्यक्तित्व के साथ साथ सिस्टम भी एक सपोर्टिव नहीं, आयोग तो वही है, सिस्टम भी एक सपोर्टिव। आयोग तो वही है जो कांग्रेस के जमाने में था, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में। ऐसा तो है नहीं कि आयोग के कुछ अधिकार छीन लिए गए हों, आयोग तो वही है। तो आयोग में एक अच्छी नियुक्ति मुझे लगता है होगी, तो आपको धाक देखने को भी मिलेगी। चलिए रफत साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे रफत वारसी कह रहे हैं, खानदानी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी याद करते हैं। और जो इस दुनिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करते हुए बड़े गर्व से कहते हैं कि उनके पिता जिस तरह का संघर्ष किया और जिस तरह के वो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, वो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, समाज के, अपने ही समाज के, अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच में चीज़ें ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वर्ग का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसे ढिंढोरा पीटती है, करती है, लेकिन उनकी पार्टी इस पर बहुत काम करती है। लोगों के मन में एक विश्वास जगाना है, आप योग्य बनिए, आगे आइए, मौके आपको मिलेंगे, आप जनप्रतिनिधि भी बनेंगे, मौके आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी क्षमता और योग्यता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर वो कहते हैं कि लव जिहाद मीडिया का दिया हुआ शब्द है। इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन उनका ये कहना है कि मीडिया का दिया हुआ शब्द। और
उस कानून में सबको समान दृष्टि से देखा गया। उन सारे लोगों को जो किसी भी वर्ग के हों और दूसरे धर्म की लड़की को बहका कर विवाह करना या उसका शोषण करने की दिशा में बढ़ेंगे, उन पर कानून समान रूप से कार्य करेगा। जल्द ही पूरे प्रदेश का वो प्रवास करेंगे और एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसके साथ ही उनकी कोशिश है कि वक्फ संपत्तियों की रक्षा हो, बेहतर ढंग से उस पर काम हो और व्यक्ति से उनका ये मानना है व्यक्ति से ही पद की घात होती है। कानूनों में कोई कमियां की नहीं गई हैं, तो अल्पसंख्यक आयोग में भी बहुत जल्द कोई योग्य व्यक्ति आएंगे और जिससे उस पर भी बेहतर काम। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे